हेलो दोस्तों, मेरा नाम देबाशीष गोस्वामी और ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आज हम करेंगे दिसंबर 2022 का इको बीसी के पेपर का रिव्यू। कुछ आंसर डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि स्टडी मैट से कितना आता है। खास करके उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो कि आगे अटेम्प्ट में पेपर देने वाले हैं, जैसे मई 23 और नवंबर 23। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का है। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे अपन? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा ए इंटू A1 डिवाइडेड बाई Q1। डेल्टा क्यू यहाँ पे रहेगा 10 लाख, डेल्टा ए रहेगा यहाँ पे 1 लाख, A1 यहाँ पे रहेगा 2 लाख और Q1 यहाँ पे रहेगा 10 लाख। आंसर अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 2। इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। ये है आपके क्रॉस इलास्टिसिटी का। क्रॉस इलास्टिसिटी में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट है गुड, मटन और चिकन। ठीक है, तो मटन और चिकन है तो ऑब्वियसली सब्सटीट्यूट गुड का मैंने आपको बताया था निमोनिक्स कि सब कुछ लगे पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो बी और डी तो हो ही नहीं सकता। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे 5% से डिमांड बढ़ी है और 20% से बढ़ा है प्राइस, तो 5% डिवाइडेड बाई 20%, तो आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 0.25। इसके अलावा आगे के क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है इनकम इलास्टिसिटी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। समझ में आया बच्चों? बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे? 30% डिवाइडेड बाई 20%। यहाँ पे क्योंकि जब क्वेश्चन आसान होते हैं ना तो बच्चे गड़बड़ी करते हैं, हड़बड़ी करके। ठीक है, तो इसलिए देखिए आप क्वांटिटी को बाद में लिखा है और इनकम को पहले लिखा है ताकि बच्चा 20 डिवाइड बाई 30 कर दे। ठीक है, तो आपको ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान रखना है, थोड़ा सा ठीक से पढ़ना है क्वेश्चन को। आंसर आ जाएगा 1.5। अगला वाला अगेन एक और मेथड से रिलेटेड है। यहाँ पे लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट, किसका फॉर्मूला है बच्चों? ये फॉर्मूला है आर्क इलास्टिसिटी का। आखिरी क्वेश्चन, MU इज 0 तो TU क्या होगा? बहुत ही आसान, हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम। याद है आप लोग को? ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली कई बार आया हुआ है। लास्ट टाइम के MTP में भी था, इस बार के MTP में भी था, बस वो क्वेश्चन गलत था। इस बार के MTP में जो MTP 2 था वहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आया था, बस थोड़ा सा गलत था। उन्होंने क्या किया था, टोटल यूटिलिटी की जगह मार्जिनल यूटिलिटी शब्द लिख दिया था, जिसका मैंने आप लोगों को करेक्शन भी करवाया था। चलिए बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अभी तक तो यहाँ पे सारे ही जो क्वेश्चन दिखे मुझे वो चैप्टर नंबर 2 के ही थे। ठीक है, सारे के सारे जो हैं वो स्टडी मैट से रिलेटेड ही है, अभी तक कुछ भी बाहर नहीं आया है। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का हमारे स्टडी मैट में कोई क्वेश्चन तो नहीं है, पर हाँ फॉर्मूला दिया हुआ था और बहुत ही आसान है, तो वो हमसे बन जाता। अब BC के दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो कस्टमर इज फर्स्ट, ये कौन से बैंक ने बोला है? तो इसका आंसर है SBI। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। FDI कहाँ पे अलाउ नहीं होगा, मैंने आपको इसे इंपॉर्टेंट में भी बताया था, और मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एटॉमिक एनर्जी वगैरह अगर कर देंगे तो भैया हमारा ही मिसाइल हम पे डाल देंगे इन लोग। इस तरीके से मैंने याद करवाया था, और ये हमारे स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है, तो एटॉमिक एनर्जी इसका आंसर होगा। नाबार्ड में D फॉर डेवलपमेंट ही है, तो बड़ा आसान है, इसका फुल फॉर्म भी पता रहता तो आप आंसर कर देते, डेवलपमेंट बैंक। अगला, इनमें से कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है? ठीक है, तो एंटी ट्रैफिकिंग की कोई भी पॉलिसी नहीं है, बाकी तीनों पॉलिसी हमारे यहाँ पे है। लिबरलाइजेशन कौन सा नहीं होगा? तो ये होगा डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU क्या होता है बच्चों? प्राइवेटाइजेशन होता है ना। चलिए, तो सॉरी, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप आप लोगों को बड़ा आसान लगता है आमतौर पे। एग्रीमेंट तो होता है, उससे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। 2 या 2 से ज्यादा लोग भी होते हैं, वो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग भी आमतौर पे होती है। वर्किंग टुगेदर यहाँ पे क्या है, जरूरी नहीं है। जैसे आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा स्लीपिंग पार्टनर, तो स्लीपिंग पार्टनर तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो वर्किंग टुगेदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। रेगुलेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कौन करता है? तो फॉरेन एक्सचेंज है, बाहर की करेंसी है, करेंसी से रिलेटेड काम कौन करता है? RBI। ठीक है, अगला, रिलायंस कब बनी? तो अगर आप इसे गूगल करेंगे तो आंसर कुछ आपको अलग दिखाएगा, हमें अपने BCK की बुक के हिसाब से चलना है, और BCK की बुक में इसका आंसर है 1966, यानी ऑप्शन नंबर B। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चों को कई बार परेशानी हल्की सी होती है, तो आप निमोनिक्स को इस्तेमाल कर लीजिएगा मेरा। टू बी द लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया, ये वाला आंसर क्या होगा, सोच के बताइए। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने इसको सही किया हो सकता है आप लोगों ने गलत किया हो। ठीक है, थोड़ा सा ये टफ उसमें आ जाता है। ICICI बैंक इसका आंसर है। ये चीज़ें रटने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, कौन से इनमें से रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है? रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन यानी जो रूल्स वगैरह बनाता है, किसी को रेगुलेट करता है, तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज को करता है, RBI मॉनेटरी मार्केट को करता है, IRDA किसको करता है? इंश्योरेंस को करता है। ARC जो है
वो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है। फिर ARC क्या होता है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, तो ये BCK था यहाँ पे मोस्टली पूरा, और बहुत ही आसान आया है क्वेश्चन BCK के इस बार। वैसे आगे बढ़ते हैं। साइक्लिकल बिजनेस कौन सा नहीं है? साइक्लिकल बिजनेस का मतलब क्या होता है? वो बिजनेस जो कि बिजनेस साइकिल के हिसाब से चले। अगर मंदी है तो आपका बिजनेस गिर जाएगा, और अगर बूम आ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा। यानी कि ये मौसम के साथ बिगड़ने और अच्छे होने वाले लोग हैं। अब देखो, फैशन रिटेलर यानी कि जो फैशन के कपड़े वगैरह होते हैं, अब अगर मंदी चल रही है तो क्या फिर भी खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, आप उसे कम कर दोगे। जब सब कुछ अच्छा हो रहा होगा तब उसे ज़्यादा कर लोगे, तो ये साइक्लिकल है। हाउस बिल्डर भी या होम बिल्डर भी क्या होगा? साइक्लिकल होगा। अब आपको डाउट हो सकता है कि सर रेस्टोरेंट और वॉशिंग पाउडर में क्या आंसर है? तो अगर फूड लिखा होता सिर्फ, या वेजिटेबल लिखा होता, तो रेस्टोरेंट अगर फूड और वेजिटेबल लिखा होता तो शायद वही सही आंसर होता, पर यहाँ रेस्टोरेंट लिखा है। रेस्टोरेंट या होटल भी साइक्लिकल बिजनेस ही है। जैसे कोरोना में मंदी आ गई थी, तो क्या आप रेस्टोरेंट जा रहे थे? फिर भी आपको फिर भी ऐसा था क्या कि नहीं रेस्टोरेंट का ही खाना है? नहीं, तो सिर्फ फूड होता तो वो साइक्लिकल नहीं होता, पर यहाँ रेस्टोरेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो वो क्या होगा? साइक्लिकल होगा। वॉशिंग पाउडर जो होगा वो होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाउसिंग बबल, मैंने आप लोगों को समझाया था 2007 और 8 में जो ग्लोबल क्राइसिस आया था पूरी दुनिया में, वह हाउसिंग बबल पे ही आया था। अगला, पीक और ट्रोग जो है वो क्या है? तो ये बुक का ही क्वेश्चन है, टर्निंग पॉइंट। अगला, कौन सी चीज़ है जो एक्सपेंशन से रिलेटेड नहीं है? तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। रिदमिक फ्लक्चुएशन को अपन क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बिजनेस साइकिल। कभी मार्केट ऊपर, कभी मार्केट नीचे, कभी पूरा का पूरा बिजनेस ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है, बिजनेस साइकिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट कॉन्सेंट्रेट अपॉन। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जो बैंक से रिलेटेड होते हैं आमतौर पे, तो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है, क्रेडिट कंट्रोल भी बैंक ही करती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट भी बैंक करती है। डिस्पोजेबल इनकम का बैंक कुछ नहीं कर सकती। आपकी इनकम बढ़ेगी गिरेगी, इसमें बैंक क्या कर सकती है ना। आगे, डोमेन का मतलब क्या होता है? एरिया, किसी तरीके का एरिया। पेस्टल का मतलब क्या है बच्चों? P फॉर पॉलिटिकल। नेशनल वाटर मिशन, नाम में ही वाटर है, समझ में आता है कौन सा एस्पेक्ट होगा? एनवायरमेंटल। FMCG कौन सा नहीं है इसमें? ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे स्ट्रेट क्वेश्चन थे वन वर्ड वाले। कौन एशियन पेंट एक लीडिंग कंपनी है, ये एशियन पेंट कब बनी? तो मेरे निमोनिक्स आई होप आपको याद आए होंगे, यहाँ पे काम भी आए होंगे, बहुत सारे निमोनिक्स मेरे यहाँ पे फंस गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1942। आगे, पेजैप किसका है? तो पेजैप है HDFC बैंक का। आगे, इनमें से कौन सा स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स नहीं है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स में क्या होता है? पॉलिसीज चेंज करते हैं कुछ, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? आप कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिखाते हैं। और फिर कलेक्टिव में क्या होता है कि आप किसी दूसरे के साथ मिल के यहाँ पे आप बीट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया का मैंने एग्जाम्पल दिया था। करेक्ट आंसर होगा पॉलिटिकल रिस्पॉन्स। इस तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। ये जो विजन है, बी ए मॉडल कॉर्पोरेट एंटिटी, ये किसका विजन है? तो इसका ये है BPCL का विजन। हो सकता है ये आपसे गलत हो गया हो, ऐसी चीज़ें कई बार याद नहीं रहती। इंडियन LPG कई बार मॉक टेस्ट पेपर में आया, मैंने क्लास में इंपॉर्टेंट भी कराया था, मैंने अपने मॉक टेस्ट पेपर में दिया भी था। इसका आंसर क्या होगा? IOCL, ठीक है। पिछले 2 मॉक टेस्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे सेल्फ रेगुलेटिंग है, यानी वो खुद से चलते हैं, प्राइवेट लोग अपना खुद चला लेते हैं, गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, और इनविजिबल हैंड होते हैं। इनविजिबल हैंड यानी डिमांड एंड सप्लाई का वहाँ पे रोल होता है, ठीक है। तो किस टाइप की इकोनॉमी होती है वो? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हम जानते हैं बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो अभी तक तो जितने क्वेश्चन हमने देखे वो ज़्यादातर या तो मॉक टेस्ट पेपर के थे या तो स्टडी मैट के थे। 2-4 क्वेश्चन बीच में नए आए हैं, पर मुझे लगता है कि आप डील उतना तो कर ही सकते हैं। आगे, स्केर्सिटी का जो प्रॉब्लम है, यानी चीज़ें कम हैं और इच्छाएं ज़्यादा हैं, ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? तो ये प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हम इकोनॉमी में ही तो पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें। आगे, बेसिक प्रॉब्लम कौन सा नहीं है? तो हमारी 3 बेसिक प्रॉब्लम है। पहला बेसिक प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा बेसिक प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा क्या है? फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो पहले की 3 ऑप्शन में वही बातें लिखी गई है। आखिरी ऑप्शन में FDI की बात की गई है। ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है भैया सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, तो करेक्ट आंसर होगा D। आगे, कहाँ पे ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही कहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, इनएफिशिएंसी कहाँ बहुत ज़्यादा होती है? वहीं होगी जहाँ सरकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सरकार मेन रोल प्ले कर रही है, वहीं पे इनएफिशिएंसी होगी। तो आंसर क्या होगा इसका? सोशलिस्टिक इकोनॉमी। लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, कैपिटलिस्ट सिस्टम में इंसेंटिव यानी कि आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, कब मिलता है?
जब आप क्या करते हैं, एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन, ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन, भले वो गवर्नमेंट करे या बिजनेस करे या कोई और करे, बस इकोनॉमिक डिसीजन जो होना चाहिए वो एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। ये आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, जहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कौन सा फेज ऑफ बिजनेस साइकिल होता है जहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाता है। तो हमारी बुक में इसका आंसर मेरे ख्याल से रिसेशन दिया गया था, जो चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 था वहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर आपने रिसेशन किया होगा तो आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। आगे, ट्रेड साइकिल मिसमैच होता है। ट्रेड साइकिल इसलिए आता है यानी बिजनेस साइकिल इसलिए आता है क्योंकि मिसमैच है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में, ये कीन्स भाई साहब ने कहा है, ठीक है। आगे, अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल ऑकर ड्यू टू ऑनसेट ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन की वजह से ट्रेड साइकिल आता है। ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर है शम्पेटर। आगे, डैश आर द वेरिएबल दैट चेंज आफ्टर द रियल आउटपुट चेंज, यानी चीजें चेंज हो गई उसके बाद ये आपको बता रहा है, कौन सा होगा ये, लैगिंग इंडिकेटर, चीजें होने के बाद बता रहा है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज एन एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल कॉज क्या है, नेचुरल फैक्टर एक्सटर्नल कॉज होता है, ठीक है, जिसमें बाढ़ आ सकता है, भूकंप आ सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती है। आगे, ऐसी कौन सी कंपनी हम बनाते हैं, ये मैंने इंपॉर्टेंट भी कहा था, ऐसी कौन सी कंपनी हम बनाते हैं जो कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए काम आता है, या हम कह सकते हैं कि उसे आईपीआर के नाम से अपन उसको वहाँ पे रख देते हैं बस, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है, डोरमेंट कंपनी। हमने कोई पेटेंट वगैरह करवाया, वो किसके नाम पे करवा देंगे, उस डोरमेंट कंपनी के नाम पे रजिस्टर करवा के रख लेंगे, फिर उसके ऊपर काम चलता रहेगा, ठीक है। डोरमेंट कंपनी जो होती है वो एक्चुअली रियल ऑपरेशंस नहीं करती, वो सिर्फ एक नाम की बनाई गई कंपनी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा मैक्रो एनवायरनमेंट की कैटेगरी में नहीं आता, तो वो होगा जो कि इंडिविजुअल होगा, और यहाँ पे बिग बाजार क्या है, एक इंडिविजुअल फर्म है। बिजनेस और टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये मैंने अपने मॉक टेस्ट पेपर में डाला हुआ था क्वेश्चन, वही आ गया है, देखिए, इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट जब आप बनाते हैं तो आपको फायदे भी होते हैं। एमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यू कॉम्पिटिटर, एक नया कॉम्पिटिटर आ गया जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो पहली बात तो ये एक्सटर्नल है, और दूसरी बात नया कॉम्पिटिटर आया तो हमारा दोस्त थोड़ी होगा, वो तो दुश्मन आया है यानी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, थ्रेट, हमारे लिए नुकसान है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो अगर आप देखें तो पहले की 3 स्टेटमेंट सही है। रिलायंस जियो एज अ कॉम्पिटिटर ऑफ बीएसएनएल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ये गलत है, इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं है, क्या होगा, एक्सटर्नल, क्योंकि कॉम्पिटिटर है, बाहर है। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट नहीं है, टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी नहीं होता। आगे, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, यहाँ पे AC7 आपको दिया हुआ है 150, TFC आपको दिया हुआ है 350, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आपके पास AC7 है और आपके पास TFC है, तो सबसे पहले चलिए TVC तक पहुंचा जाए। तो AC7 से क्या आप TC7 निकाल सकते हैं, जी हाँ सर, बहुत आसान है। AC7 को 7 से इंटू कर देंगे, यानी 150 को 7 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, 1050। अगर आप TC में से TFC को हटा दो तो क्या बचेगा, TVC। 1050 में 350 हटा दिया, कितना बचा, 700। अब आपको क्या निकालना है, AVC7, आपके पास क्या है, TVC7। तो टोटल को जब आप यूनिट से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, एवरेज। तो 700 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 100। तो करेक्ट आंसर होगा 100। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये आपके स्टडी मैट में पर दिया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। आगे, टोटल प्रॉफिट सबसे ज्यादा कब होगा, ऑब्वियसली जब TR क्या हो, TC से ज्यादा, ठीक है। आगे, मार्जिनल प्रोडक्ट का देखिए डेफिनेशन पूछ लिया, इतना आसान क्वेश्चन है ये, फिर भी बच्चे गलत करेंगे क्योंकि बहुत माइनर चेंजेस इन्होंने किया है। तो आपको याद होना चाहिए कि भैया वेरिएबल फैक्टर ही तो चेंज हो सकता है, और हम मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, टोटल में नहीं निकालते, हम पर यूनिट में निकालते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, C। एडिशनल जो आपने किया है पर यूनिट के बेसिस पे, जो कि वेरिएबल फैक्टर से चेंज हो रहा है। आगे, आखिरी क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो प्राइस रिलेटिव या ओलिगोपोली का होता है, तो ये तो गलत है। सेलिंग कॉस्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं होता, ये भी गलत है। परफेक्ट कंपटीशन में सारे फैक्टर मोबाइल होते हैं, तो ये वाला भी गलत है। तो चौथा वाला ही सही होगा, एक इंडस्ट्री में बहुत सारे फर्म होते हैं, ये तो हम जानते हैं, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये तो। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होगा ना, मुझे कमेंट करके या मेरे नंबर पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। गॉट इट एवरीवन। चलिए
आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर आसान लगा होगा। सारे क्वेश्चन मेरे पास नहीं आए, ये किसी टेलीग्राम के चैनल से मिल गया मुझे। पर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू होता है या आपको ऐसी ज़रूरत फील होती है कि सर हमें ये टॉपिक नहीं आता, या तो आप रिवीजन करवा दीजिए, या तो ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया फिर से समझा दीजिए, आप मेरे नंबर पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं मुझे, मैं आपको ये सारी बातें बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।